हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम देख रहे हैं करंट जी के वार्षिक अंक, जो हमारे पूरे साल का जो करंट अफेयर्स है वो हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। इसके हम कितने पार्ट थर्ड तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा वो यहाँ तक देख लीजिए। और आज हम इसका अब देखने जा रहे हैं पार्ट फोर्थ। इसका पार्ट फोर्थ होने जा रहा है। ऐसे करके हम ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेलकूद, पुरस्कार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक, ये सारा आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप सीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आर ओ का एग्जाम हो, चाहे RSLDC, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम हो रहा हो, तो यहाँ से करंट बाहर नहीं जाएगा। सारे का सारा करंट हम कवर करते चलेंगे। देखिए हमारे चैनल पे आपको CET का कंप्यूटर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दिया गया है। जिसने भी नहीं देखा वो इसको देख लीजिए। देखिए इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, है ना, आदि विषय पढ़ाए जा रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो इनको यहाँ से देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए स्टूडेंट, 16 जुलाई 2022 को मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिजिटल म्यूजियम का लोकार्पण किया गया? तो राजस्थान विधानसभा में किया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे इसको। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में इसका इनॉग्रेशन किया गया, किसका, डिजिटल संग्रहालय का। अब यहाँ देखिए संविधान पार्क, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में संविधान पार्क कहाँ है। तो ये विधायक नगर जयपुर में लोकेटेड है, जिसे आप राजभवन या कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब भी बोल सकते हैं। अब आ जाइए, देखिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ एग्जाम में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चीफ, ठीक है, जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट में कौन है, उनका नाम बताना है एक तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये कौन से नंबर के हैं, इनका नंबर बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, तो इनका बताना है आपको नाम, कौन बनाए गए हैं, अभी लेटेस्ट बनाए गए हैं इसीलिए पूछे जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, इनका नंबर है, इनका भी आपको नंबर बताना है कि ये कौन से नंबर के हैं। फिर चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, ये चौथा हो गया, सॉरी, ये पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। नेशनल, ठीक है, और ये वाला जो 5th क्वेश्चन है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके नाम और इनके नंबर वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, पर ये तो बहुत ज़्यादा है। नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी। ठीक है, तो इसका क्या है, इनॉर्गेशन कौन करा रहा है, इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है राजस्थान। ठीक है, इसको राजस्थान ऑर्गेनाइज करा रहा है। कितने साल बाद, इसको 66 ईयर्स बाद राजस्थान इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो इसलिए और ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हेल्ड होगा, तो आपको इसके लोकेशन बतानी है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आ जाइए आगे चलते हैं और आज से पढ़ते हैं। देखिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन 9 जुलाई 2022 को कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो 30वीं बैठक है इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया। ठीक, अब ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद, जैसे आपने नाम पढ़ा तो आपके मन में ये चीज़ आनी चाहिए, यार इसके आगे उत्तर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया का जब आप मैप बनाएंगे, ठीक है, ये तो कुछ मैं तो ऐसे रफ मैप बना रहा हूँ, मेरे से भी ढंग का बन नहीं रहा। तो ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स होंगे या सेंट्रल यूनियन टेरिटरीज है ना, तो वो सब इसमें इंक्लूड हो गई, और वो यहाँ पर इस परिषद में उन्होंने भाग लिया था। जो सेंट्रल स्टेट्स हैं, है ना, नॉर्दर्न स्टेट्स हो गए और नॉर्दर्न यूनियन टेरिटरीज हो गई, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। अभी क्या है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, इसको हेल्ड 25 साल बाद जयपुर में हुई है ये बैठक, इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस बैठक में राजस्थान के कितने 8 राज्य, है ना, इस राजस्थान सहित 8 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपालों ने भाग लिया था। तो ये 8 राज्यों का आपको ध्यान रखना, और इस साथ में जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उसके मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, उपराज्यपाल हो गए, उन्होंने भी भाग लिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, वो ये बनेगा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आप इसको और अच्छे से रिमेंबर रख पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 पॉइंट रखे। पहला पॉइंट क्या रखा है इस बैठक के अंदर, जो हमारी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसको किस चीज़ का दर्जा देना है, उसको नेशनल लेवल का परियोजना घोषित करने की बात करी गई। तो पहला पॉइंट तो ये रखा कि जो हमारी पूर्वी राजस्थान नहर है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल है, तो उसको कैस चीज़ का दर्जा देना है, नेशनल लेवल का दर्जा देना चाहिए। तो इस चीज़ की मांग रखी है ना, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात करी गई। दूसरा इन्होंने पॉइंट रखा, जो जल जीवन मिशन है उसमें जो वित्त पोषण है ना, जो इसमें फंडिंग करेंगे, जैसे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कुछ राजस्थान गवर्नमेंट करेगी, तो ये कितने करने की बात करेगी, ये 90:10% की बात करेगी कि 90% तो कौन करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, और 10% कौन करेगा, राजस्थान गवर्नमेंट करेगी। किसमें, जल जीवन मिशन में, जल जीवन मिशन याद रखना नाम आपको, 90:10 करने की बात करेगी। अभी एट प्रेजेंट में इसमें कितना रेशियो है, इसमें अभी रेशियो है 50:50 रेशियो है, ठीक है। 50-50% भागीदारी है दोनों की इस परियोजना को लागू करने के लिए, चलाने के लिए जो भी पैसा खर्च होगा दोनों मिलकर बराबर देंगे। अभी ये चल रहा है ना। अगर ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए तो आगे चलें, क्योंकि यहीं से देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर आपने ये चीज़ें ध्यान रख ली तो आपका RS प्री भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना। अब इसके अंदर क्या है, जनगणना, जो पॉपुलेशन डेटा है, मतलब जो जनगणना के आंकड़े हैं वो कौन से वर्ष के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 2001 के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उनकी जगह पे कौन से इस्तेमाल किए जाने चाहिए, 2011 के डेटा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो ये 1, 2 और ये 3, इन 3 मिशन परियोजनाओं के नाम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी अपने जो CM हैं इन्होंने बात करी है राजस्थान के, तो यहाँ से फिर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। तो ये तीनों याद रख लेंगे आप। आ जाइए, चलिए आगे। 20 जुलाई 2022 को प्रदेश की पहली वर्चुअल कोर्ट, है ना। वर्चुअल कोर्ट कौन सी होती है, जिसमें आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन होती है और आप इधर बैठे होते हैं और सामने कहीं दूर, बहुत दूर भी बंदा हो सकता है या फिर बगल वाले कमरे में भी हो सकता है, वो अपने स्क्रीन और इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, है ना। तो वर्चुअल कोर्ट, ई कोर्ट का उद्घाटन कर किस कोर्ट को पहली ई कोर्ट बनाया गया, तो किसे बनाया गया, मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम 2 जिला जयपुर की कोर्ट को बनाया गया। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अब देखिए राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्ट आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पूछ लिया। और उस समय पे कौन से थे, उस समय पे थे तत्कालीन SS सिंधे थे, है ना। और अभी कौन से हैं वो आपको नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है, तभी आपको ये याद रहेंगे। 20 जुलाई 2022 को प्रदेश के पहले वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ किया, क्योंकि अभी मैं नाम बता दूंगा आपको वैसे भी याद नहीं रहेगा। कल मैंने आपको नाम बताया था, अगर आज याद रहता तो आपको वैसे भी याद रह जाता, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा याद रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आपका एग्जाम में जब जाएँ तो आप आपके सामने जब क्वेश्चन आए ना, तो आपको सोचना ना पड़े, आपको आंसर उससे पहले ही आता हूँ। तो उस चीज़ के लिए देखो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें, क्योंकि देखो अगर वीडियो पे लाइक्स एंड शेयर आते हैं, उसी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई वीडियो थोड़े से बच्चे देखेंगे तो उससे इंस्पिरेशन मिलेगा कि यार मेहनत करने का। अब बताइए हमें क्या मिल रहा है, वो भी तो सोचिए। कोई भी इंसान कोई काम करता है तो वो कुछ ना कुछ सोच के करता है। अभी मेरा मकसद क्या है कि आप सब लोगों का एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जाए और आप सब लोग पास हो जाएं। पर यार थोड़ी सी हमारी भी हेल्प करिए, है ना। थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं तो करिए, और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सिर्फ याद कर लीजिए, जिससे आपका याद हो जाए, आप एग्ज़ाम में पास हो जाए, ठीक है। इतना कर लीजिए। अब देखो, मेमू ट्रेन, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट, है ना। मेमू का मतलब क्या है, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट का मतलब है कि सभी ट्रेनों को अब क्या है, हम इलेक्ट्रिकली जो बिजली के तारे होते हैं ना उससे कनेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी कोयले डीजल इन पे भी चलती है अभी भी बहुत सारी, है ना। तो उनको हटाकर अब क्या करना है, डीजल की चल रही है, कोयले की तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो इनको क्या है, इलेक्ट्रीफाइड करना है ट्रेनों को। अब जो इनके कोच मेंटेनेंस डिपो है वो कहाँ बनाया जाएगा, वो भट्टों की गली रेलवे स्टेशन जयपुर रिंगस रेलवे मार्ग पर बनाया जाएगा। प्रदेश में 2 वर्ष के अंदर सभी ट्रेनें मेमो ट्रेन का रूप ले लेंगी, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेनें बना दिया जाएगा अब इनको, है ना। इसकी शुरुआत सबसे पहले जयपुर से होगी। मेमू, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेन डेमू ट्रेन के मुकाबले अत्याधुनिक होती हैं। इसमें दोनों छोर पर विद्युत इंजन लगे होते हैं। इन ट्रेनों के रखरखाव के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जयपुर रिंगस रेल मार्ग स्थित भट्टों की गली रेलवे स्टेशन पर ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद कर लेंगे आप कि नहीं करेंगे, बताइए। चलिए, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देखो नाम पढ़ रहे हैं गंगा सिंह, तो कहाँ हो सकता है,
या तो बीकानेर या गंगानगर की तरफ होगा। नाम देखिए यहाँ पर कहाँ है बीकानेर, तो बस ऐसे ही नाम पढ़ते ही आपको याद आ जाएंगी, है ना। बीकानेर, क्योंकि बीकानेर शहर किसने बसाया था, गंगा सिंह ने बसाया था, उनके नाम से ऐसे याद कर लेंगे। महाराजी गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बीकानेर में, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 15 जुलाई 2022 को इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। किस चीज़ का, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इंडोर गेम कौन कौन से होते हैं, चलो 3 गेम के नाम बताइए जो इंडोर गेम्स होते हैं, ठीक है, और 3 आउटडोर और 3 इंडोर गेम्स के नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते हैं आपको कितना पता है, कितना आप ज़्यादा सोच पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16.45 करोड़ रुपए की लागत से करीब 1000 दर्शक क्षमता वाले वातानुकूलित, है ना, वातानुकूलित मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली, वहाँ पे ना आपको सफोकेशन नहीं होगा, हवा भी प्रॉपर मिलेगी, ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में करीब कितने 24.5 करोड़ रुपए खर्चा होगा। इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, शूटिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, कुश्ती, जिम्नास्टिक, योगा, एरोबिक्स आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें 1000 दर्शकों को बैठने के लिए भी क्या होंगे, दीर्घा भी बनाई गई है। अब देखिए स्टूडेंट, 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री, देखो राजस्थान में शिक्षा मंत्री कौन है बताइए आप, बीडी कल्ला। बीडी कल्ला जी क्या है, राजस्थान में शिक्षा मंत्री है। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, शिक्षा विभाग के किस नवीन कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो अब बताइए कि राजस्थान के शिक्षा में अभी तक कदम क्यों नहीं बढ़ रहे थे, जो इनको ये प्रोग्राम लाने की जरूरत पड़ी। क्यों, क्या हुआ, कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उनकी पढ़ाई का क्या है लॉस हुआ, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लग रहा था और वो स्कूल से छूट गया था। अब जो ऐसे बच्चे थे जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई कर रहे थे, उनके री एडमिशन कार्यक्रम के लिए ये प्रोग्राम राज्य सरकार लेकर आई कि जो उन्हें लर्निंग लॉस हुआ है, जो उनको पढ़ाई का लॉस हुआ है इस पीरियड में, वो वापस से रिकवर कराया जा सके उनका, ठीक है। देखिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम शुरू किया गया। इस ब्रिज कोर्स को विद्यार्थियों की दक्षता, जो उनकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है, आसान करना है, आनंदपूर्ण शिक्षण विधि से अध्ययन करवाना है, जिससे क्या हो वो अपने जो पाठ्यक्रम है उसको एंजॉय करें और साथ साथ उसको याद भी करते जाएं, अध्ययन करवाना है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों और अभिभावकों व बच्चों के लिए क्या लेकर आए हैं, फील्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। फील्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए जो शिक्षा अधिकारी हैं, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, है ना, ये शिक्षक हैं, ये सभी एक जगह बैठेंगे, टेबल होगी, फिर आपस में डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन लेंगे, है ना, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है। अब देखिए नाम पढ़ेंगे, पैरा खेल अकादमी, है ना, तो ये पैरा एथलीट्स हैं जो थोड़े से हैंडीकैप्ड होते हैं, या फिर आप उनको दिव्यांगजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके जो होते हैं, मान लीजिए कोई है, मतलब जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं उनके लिए ये पैरा खेल अकादमी लेकर आ रही है राज्य सरकार। कहाँ लेकर आ रही है, जोधपुर के अंदर ला रही है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेन ऑब्जेक्टिव आप खुद से सोचिए एक बार, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि ये जो ऐसे दिव्यांगजन हैं ये क्या हो अपने देश के लिए, है ना, नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक लेवल पर अपने आप को साबित कर सके, खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को क्या करें, दुनिया के सामने ला सके। इसीलिए इस तरीके की खेल अकादमी बनाई जाती हैं और आवासीय खेल अकादमी बनाई जा रही है, जहाँ पर ये रहेंगे, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लेंगे और फिर नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक जैसे इवेंट्स में ये पार्टिसिपेट करेंगे और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रदेश की पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी जोधपुर में बनेगी। कहाँ बनेगी, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर याद रखना है। इनमें दिव्यांग खिलाड़ियों को रहने ठहरने की सुविधाओं के साथ साथ प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ओलंपिक सहित अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की प्रतियोगिता में प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को योग्य प्रशिक्षकों से क्या देंगे, ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इस अकादमी में तैयार होने वाले प्रदेश के पैरा खिलाड़ियों के ओलंपिक तक जाने व मेडल लाने की उम्मीदें जगेंगी। प्रदेश का एकमात्र शारीरिक शिक्षक, बताइए एक ऐसे पैरा खिलाड़ी का नाम लिखिए जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज, है ना, एक साथ जीता है। ओलंपिक मेडल बताना है, ऐसे खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल एक साथ जीता है, एक बार गए और एक ही इवेंट, मतलब एक इवेंट क्या जैसे गए, है ना, एक बार में, जैसे मान लीजिए
20 में हुआ, मान लीजिए 2020 के अंदर क्या हुआ, ओलंपिक गेम हुआ। अब इस गेम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ किसी एक इवेंट में तो गोल्ड मेडल जीत लिया और दूसरे में उन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया, एक साथ जीत कर लाए हैं, है ना। तो इस तरीके से बताना है राजस्थान के वे कौन से खिलाड़ी हैं, उनका नाम आपको बताना है, ठीक है। आ जाइए, कहाँ पर गए, है ना, यहाँ पर आवासीय, एक सेकेंड, यहाँ पर आवासीय आवासीय पैरा खेल, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, आवासीय पैरा खेल अकेडमी में सभी श्रेणियों के दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें दृष्टिहीन हो, शारीरिक रूप से विकलांग हो, मूक बधिर हो। मूक बधिर जानते हैं हम, जो बोलने और सुन नहीं सकते, मानसिक विमंदित हो, मतलब मेंटली डिस्टार्डेड हो, इस तरह के खिलाड़ियों को यहाँ वर्ष पर्यंत प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सके, है ना। 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने पैरा अकादमी के लिए कितने करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, दूसरी खबर हो गई। 19 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर बनाए जा रहे श्री जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम। अब देखिए, जो जमनालाल बजाज हैं, इन्होंने अपने आप को क्या कहा था, गांधी जी का 5th पुत्र कहा था अपने आप को, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो राजस्थान तो आपको याद आ जाएगा, श्री जमनालाल बजाज जी ने अपने आप को क्या कहा था, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा था। और इनके नाम पर जो ऑडिटोरियम का ये जो वर्चुअल शिलान्यास हुआ है, वो कहाँ हुआ है, सीकर में हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब देखिए, सीकर में 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम में 800 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। अब देखो, ऑडिटोरियम नाम पढ़ते ही पता चल रहा है कि हाँ यार, ये ऑडिटोरियम बनाया जाएगा जहाँ पे इवेंट्स होंगे, है ना। कुछ जैसे कोई जैसे नाटक होते हैं या फिर कोई इवेंट्स होते हैं, जैसे डांस होता है, प्रोग्राम्स होते हैं ना, इस तरीके। अब इसके अंदर ऑडिटोरियम के अंदर क्या होगा, आर्ट गैलरी होगी, पुस्तकालय होगा, गेस्ट हाउस होंगे, बैंक्वेट हॉल होगा, मल्टीपर्पज़ हॉल होगा, कॉन्फ्रेंस रूम्स होंगे, ऑफिस का निर्माण किया जाएगा, आधुनिक तकनीक के अनुरूप लाइव कर सके। अब ये कहाँ पर खुल रहा है, सीकर में। अब थोड़ा सा इतना लोकेशन याद रख लीजिए। प्रदेश के किन स्थानों पर विश्व का अपनी तरह का पहला हाई स्पीड ट्रेन के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, हाई स्पीड ट्रेन है तो उसके लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक तो बनाना ही पड़ेगा। बिना टेस्ट किए अगर उन ट्रेनों को उतार देंगे तो वो क्या करेंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई स्पीड ट्रैक पर इनकी जांच की जाती है कि जो मतलब जैसे मान लीजिए डेली लाइफ में लाने के लिए, मतलब आप बोलते हैं ना कि यार आज इसका उद्घाटन हो गया, तो उद्घाटन करने से पहले उस ट्रेन को, मतलब किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर ली जाती है, टेस्ट कर लिया जाता है कि कहीं आगे चल के वो कोई डिजास्टर ना बन जाए, है ना, कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए ये इस तरीके से जैसे डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी पूरी तरीके से जांच कर ली जाती है। ये कहाँ बनाया जाएगा डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक, ये बनाया जाएगा नागौर में, ठीक है। इतना याद रख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए, प्रदेश के नागौर जिले में हाई स्पीड ट्रैकों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाने जा रहा है। राज्य सरकार ने पूरे विश्व में अपनी तरह के पहले टेस्ट ट्रैक के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया त्वरित गति से पूरी कर ली है। पूरे विश्व में यह पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा। इस ट्रैक पर देश और विदेश के ब्रॉड गेज हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग की जाएगी। अब देखिए, ये जो ब्रॉड गेज होती है, ये कैसे पता चलता है, जैसे मान लीजिए आपने रेलवे लाइन देखी होगी, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना। आपने रेलवे लाइन देखी होगी, इस तरह की रेलवे लाइन होती है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उससे नापा जाता है कि ब्रॉड गेज है कि मीटर गेज है कि नैरो गेज है। अब देखिए, जो ब्रॉड गेज होगी ना, उन दोनों की बीच की चौड़ाई कितनी होगी, 1.676 मीटर चौड़ी होती है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। साइंस के एग्जामों में पूछे जाते हैं जनरली ऐसे क्वेश्चन। फिर ये देखिए, ये होती है मीटर गेज। इसके मीटर गेज का मतलब है 1 मीटर चौड़ी होगी बस, ठीक है। मीटर गेज में कितनी, 1 मीटर चौड़ी। और ये होती है इनकी लंबाई, इनके डिस्टेंस कम चौड़े होते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, पटरियों के बीच की दूरी। तो ये कितनी होती है, नैरो गेज, इसको बोला जाता है नैरो गेज। मैं नाम भी लिख देता हूँ, जो होगी मीटर गेज, GAUG, गॉज बोल दीजिए, गेज बोल दीजिए। और ये वाली होगी नैरो गेज, ठीक है, नैरो गेज। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 0.7 लिख जाओ, 762 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर से कम चौड़ी होती है ये, 0.762 मीटर, इसको बोला जाता है नैरो गेज।
जो 1 मीटर चौड़ी पटरियाँ होती हैं उनको बोला जाता है मीटर गेज, और जो 1.676 मीटर चौड़ी होती है उसे बोला जाता है ब्रॉड गेज। ठीक है, तो ये पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं, मीटर गेज पे जनरली माल गाड़ियाँ चलती है, और नैरो गेज अब नहीं चलती, ये बंद सी हो गई हैं पूरी तरीके से। ठीक है, आ जाइए, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। अपनी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो चले आगे, आ जाइए। अब देखिए, ये जो ब्रॉड गेज हाई स्पीड ट्रेन होंगी, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए टेस्टिंग की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? नावा नागौर में बनाए जाएंगे सेंटर। इससे रेलवे के वैश्विक मानचित्र पर राजस्थान की नई पहचान होगी। नावा में 819 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैकों का निर्माण किया जाएगा, और कुल लंबाई कितनी? 45 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक होगा। हाँ जी, अब देखिए, भरतपुर जिले की किन दो तहसीलों को 749 हेक्टेयर भूमि को हाल ही में वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड हो गया है ना, तो ये कौन से हो गए? नगर व पहाड़ी क्षेत्र हो गए, नगर व पहाड़ी क्षेत्र होगा। ये कहाँ पर? भरतपुर में। नगर डी का नाम सुना होगा, तो ये भरतपुर में ही पड़ता है। अब देखिए, सीकरी व नगर इलाके में स्थित, सीकरी व नगर इलाके में क्या स्थित है? आदि बद्री व कनकांचल पर्वत। ठीक है, ये दो नाम याद रखने, आदि बद्री या कनकांचल पर्वत को अब वन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। आदेश के अनुसार सीकरी तहसील के 7 राजस्व गांवों की इतने हेक्टेयर और पहाड़ी तहसील के 2 राजस्व गांवों की इतने हेक्टेयर जमीन मिलाकर कितने? 749.44 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को ट्रांसफ़र की गई है। वन विभाग यहाँ पेड़ पौधे लगाएगा। जाता है कि वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रदर्शन करते समय बाबा विजय दास, कौन से? बाबा विजय दास ने आत्महत्या का प्रयास किया था, जिससे उनका निधन हो गया था, और मामले पर राज्य सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस क्षेत्र को वन संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए, 19 जून 2022 को भारत में निर्मित पिनाका MK1 के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण DRDO द्वारा कहाँ किया गया? तो देखो, इसी लाइन से आपके 4-5 क्वेश्चन निकल रहे हैं, देख लीजिए वापस से। देखो, कौन सी है? पिनाका MK1। ठीक है, किसने इसको डेवलप किया है, किसने बनाया? DRDO ने। ठीक है, ये कौन सा है? एडवांस वर्जन है। इसका टेस्ट कहाँ किया गया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ठीक है, तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है? जैसलमेर में है। पिनाका MK1 का परीक्षण कहाँ किया गया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है, जैसलमेर में किया गया है। किसने इसे निर्मित किया है? DRDO ने। DRDO ने किया है। एक्चुअली क्या है, साइंस एंड टेक का आपका सिलेबस ही है, तो यहाँ उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में निर्मित पिनाका MK1 के एडवांस वर्जन ने सटीक निशाने साध कर 45 किलोमीटर दूरी टारगेट को निस्ते नाबूद कर दिया। ऐसा ये वाली लाइन में कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो ऊपर पूछा जाएगा वो बता दिया। सेना और DRDO अधिकारियों की मौजूदगी में अपग्रेड रॉकेट प्रणाली के ताबड़तोड़ प्रहार से काल्पनिक शत्रु धराशायी हो गए, और यह माना जा रहा है कि पिनाका के इस अपडेट वर्जन से सेना की मारक क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। वो तो देखो, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है उससे क्या होता है, जो पॉजिटिव जो उसके रिपरकशंस होते हैं वो तो वैसे भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया था। अब देखिए, सवाई मानसिंह अस्पताल ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बताइए। SMS हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, SMS हॉस्पिटल कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बनाए जा रहे IPD टावर की ऊंचाई कितनी प्रस्तावित की गई है? तो इतनी करी गई है, 115.5 मीटर करी गई। देश के सबसे ऊंचे IPD टावर की ऊंचाई ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अपीलीय समिति ने इसकी ऊंचाई 130 मीटर को हरी झंडी दे दी है, परंतु हम कितनी बना रहे हैं? 115 बना रहे हैं। JDA ने 125 मीटर ऊंचाई के लिए अनुमति मांगी थी। प्रदेश की सबसे ऊंची इस इमारत की ऊंचाई कितनी? 115.5 मीटर प्रस्तावित है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे 51.54 मीटर तक ऊंचाई की स्वीकृति दी थी, परंतु अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 130 मीटर तक कर दी गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, है ना। तक निर्माण, अब 130 मीटर ऊंचाई तक निर्माण को मंजूरी दी गई। महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट जयपुर में भी 500 बेड का IPD टावर बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 28 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, अब ये रीट में तो पूछा ही जाएगा इस तरह के क्वेश्चन, अपन ने इसको पढ़ा भी था। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रदेश के जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा था कौन सा? सीकर।
कौन सा जिला रहा था? सीकर रहा था। ये थोड़ा सा आपको नाम याद रखना है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सीकर ने इतिहास रच दिया। ठीक है, सीकर ने क्या रच दिया? इस इतिहास रच दिया क्योंकि इसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा रहा। सीकर ने शिक्षा मंत्रालय ने इसी श्रेणी में हाल पहली रैंक दी है। केंद्र सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में संसाधन व शैक्षणिक गुणवत्ता सहित 83 बिंदुओं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, कितने पैरामीटर्स दिए गए थे, 83 पैरामीटर्स को लेकर, है ना, बिंदुओं का सर्वे कराया गया था। इसके आधार पर सीकर को पहली रैंक मिली है। ठीक है, ये 83 याद रखना है। 83 भी पूछा जा सकता है, कितने टॉपिक्स थे, सब्जेक्ट्स थे, बिंदु थे, कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर झुंझुनू और तीसरे पायदान पर रहा जयपुर। ठीक है, जयपुर को देखो, जयपुर नंबर 1 होना चाहिए, पर जयपुर तीसरे नंबर पर है। जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले रैंकिंग में पिछड़े साबित हुए हैं। कौन कौन से? डूंगरपुर व बांसवाड़ा नीचे से ले लीजिए, जहाँ पर क्या होता है, त्रिवेणी संगम। कौन सी नदी आके मिलती है? यहाँ से मही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होके गुजरती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये दोनों जिले क्या होंगे? पिछड़े साबित हुए हैं। शैक्षणिक नवाचारों के दम पर सीकर की सरकारी स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन किया। मंत्रालय की ओर से सीकर जिले के 2000 से अधिक सरकारी व निजी स्कूलों में शामिल किया गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दी गई है। तो लेटर ऑफ इंटेंट होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है? लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। जो पार्टीज़ होती हैं उनमें वो क्या करती हैं, इस डॉक्यूमेंट में अपनी अपनी शर्तें लिख देती है। अगर किसी ने भी इन शर्तों का उल्लंघन किया तो इसके खिलाफ में कोर्ट केस किया जा सकता है ना। तो क्या करते हैं, ये लेटर ऑफ इंटेंट में हम सारे के सारे जो भी हमारी कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, वो सब मेंशन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रॉयल गांव है खंडेला सीकर, तो यहाँ से क्या है, यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। तो राजस्थान ऐसा विशाल यूरेनियम के विशाल भंडार मिलने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तीसरा राज्य बन गया है। पहला कौन सा है? पहला है झारखंड, है ना। पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। थोड़ा पतला करता हूँ, JHARKHAND। ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा गया? दूसरा राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। तीसरा राज्य कौन सा गया? राजस्थान। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं, ये 3 राज्यों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान एकमात्र स्टेट है या राजस्थान दूसरा स्टेट है। तो राजस्थान कौन सा है? तीसरा स्टेट है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे हो जाएगा, मतलब 3 स्टेट हैं, उनमें हमसे पहले 2 जगह में झारखंड, है ना, झारखंड से निकलता था और अब आंध्र प्रदेश से निकलता था। अब राजस्थान के भी कहाँ पर? खंडेला सीकर की पहाड़ियों से हमें क्या मिले हैं? इसके अवशेष मिले हैं। किसके? यूरेनियम के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से अवशेष क्या मिले? मतलब यूरेनियम के एविडेंस मिले हैं, और उनका एक्सट्रैक्शन करके हम क्या करेंगे? यूरेनियम का प्रोडक्शन करने लग जाएंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल्स में आता है। अब देखिए, प्रदेश में दुर्लभ खनिज यूरेनियम रेयर अर्थ बोल लीजिए या हिंदी में दुर्लभ खनिज बोल लीजिए, एक ही बात है। यूरेनियम के खनन के लिए LOI जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान यूरेनियम खनन के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है ना। अब हम क्या करेंगे? यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे यहाँ से। राज्य सरकार ने सीकर के पास खंडेला तहसील के रोहिल में यूरेनियम के खनन के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, किसको? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दी गई है। इसमें शर्तें लिख दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर क्या करेंगे? शर्तें लिख ली हैं, मैं LOI साइन कर लिए है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद, ठीक है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद में राजस्थान यूरेनियम के भंडार मिले हैं। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खनिज है ना। परमाणु मतलब एटॉमिक एनर्जी के लिए यूरेनियम खनन क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ ही प्रदेश में निवेश, राजस्व और रोजगार के नए अवसर खुल जाएंगे। परंतु हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? निवेश रोजगार से क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारे क्वेश्चन लोकेशन वाइज आएंगे, तो वो हमें याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे रोहिल में कितने? 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, अयस्क मिले हैं, ओर्स मिले हैं, है ना। रॉ फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? रॉ फॉर्म। इसमें क्या है? मिलावट होती है। जब इसमें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें प्योर फॉर्म मिल जाती है। जब हमें प्योर फॉर्म मिल जाती है तो हम उसको, उस एलिमेंट को उस नाम से पुकार सकते हैं। अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 12 मिलियन टन
क्या है 1.2 करोड़ यूरेनियम अयस्क के भंडार हैं। कितने मिलियन टन? 12 मिलियन टन। राजस्थान का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये टन में भी याद होना चाहिए। देखो जो याद होना चाहिए वो तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। या तो 12 मिलियन टन बोल दीजिए या 1.2 करोड़ बोल लीजिए। अब ये मिलियन और टन करोड़ में क्या डिफरेंस होता है? देखो 10 लैक्स, जब भी आप 10 लाख लिखेंगे, 10 लाख, ठीक है, ये कितने हो गए? 10 लाख हो गए। तो 10 लाख इक्वल टू कितने होते हैं? 1 मिलियन। इधर आ जाओ, ठीक है, 1 मिलियन होते हैं। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होते हैं। अब जैसे मैंने बोला 1.2 CR, ठीक है, करोड़, तो 1.2 करोड़ के अंदर कितने होंगे? ऐसे तो कितने हो जाएगा? 10, है ना, 12, मतलब एक तरीके से 12, क्या बोल सकते हैं आप? 12 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ पे कितने मिले हैं? 12 मिलियन टन। हमें क्या मिला है? यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, नीचे वाले को, और इसको भी कर देता हूँ। तो 12 मिलियन टन हमें क्या मिला है? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो उसको क्या बोल दिया? 1.2 करोड़ बोल दिया। यहाँ पर यूरेनियम अयस्क के भंडार मिले हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रोहिल में करीब कितने? 3,000 करोड़ का निवेश करेगी। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। एक तो क्या है? रोहिल, और ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए देश में अभी तक झारखंड के सिंहभूम में जादूगोड़ा, ठीक है, झारखंड के सिंहभूम में जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के खनन यूरेनियम का खनन का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। 2 जगह हो गई, एक झारखंड और आंध्र प्रदेश। अब तीसरा स्टेट और जुड़ गया है, कौन सा? राजस्थान जुड़ गया है। और राजस्थान में भी कौन सा? खंडेला सीकर की पहाड़ियाँ। आ जाइए यहाँ पर। देखो 30 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2020 बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP 2020 के तहत जारी की गई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में प्रदेश की किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको रखा गया है एस्पायर्स, है ना। ये और दूसरे स्टेट्स को क्या करता है? एस्पायर करता है। अब तो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान्स की बात करिए कि यार इस तरीके से रिफॉर्म किए जा रहे हैं, इस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं कि बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो हमारे स्टेट, राजस्थान स्टेट से और भी स्टेट्स क्या हो रहे हैं? एस्पायर हो रहे हैं। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 जून 2022 को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2020 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की घोषणा की। BRAP को लागू में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना टॉप स्थान पर रहे, जबकि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये थोड़ा नाम याद रखना है, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये क्या है? अचीवर्स का दर्जा दिया गया है। जबकि हम क्या हैं? एस्पायर्स है ना। अचीवर्स क्या होते हैं? जिन्होंने अचीव कर लिया है, तो ये हमसे भी आगे हैं इस चीज़ में। क्या है? ये हमसे भी आगे हैं। अचीवर्स में राजस्थान को स्थान नहीं मिला। देखिए इस सूची में राजस्थान को एस्पायर कैटेगरी में जगह मिली है और इसमें आसाम, केरला, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल शामिल है ना। तो आपको क्या याद रखना है? राजस्थान तो क्या है? एस्पायर है। इंस्पायर करना बोलते हैं ना, इंस्पायरेशन दे रहा है, तो ऐसे एस्पायर याद कर लीजिए। और जिसने अचीव कर लिया वो स्टेट कौन से हैं? वो तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट है। रैंकिंग का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, मतलब हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं, जो हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धाओं को कॉम्पिटिशन्स के लिए समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करना है ताकि निवेशकों को आकर्षित कर सके। जिन मापदंडों पर रैंकिंग आधारित है उनमें निर्माण, है ना, परमिट, श्रम, रेगुलेशन, पर्यावरण, रजिस्ट्रेशन, सूचना तक पहुंच, भूमि का उपलब्धता, एकड़ खिड़की प्रणाली सिस्टम आदि इसमें सम्मिलित किए गए हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? राजस्थान को कौन सी कैटेगरी में रखा है? एस्पायर्स कैटेगरी में रखा है। और जिन्होंने अचीव कर लिया है उनके भी नाम याद रख सकते हैं, बस इतना याद रखना है। और BRAP की फुल फॉर्म याद रखनी है। B से बिजनेस, R से रिफॉर्म, A से एक्शन, P से प्लान 2020, इतना याद रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है?
देखो पैनोरमा क्या होता है, जीवन चित्रित होता है इसके अंदर, पूरा जो उनका जन्म से लेके अंत तक की पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है एक तरीके से। जो अपन एक इतिहास की किताब पढ़ते हैं ना, वो हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें देखते हैं म्यूज़िक के साथ में, है ना। पैनोरमा या तो विदाउट म्यूज़िक भी हो सकता है, म्यूज़िक के साथ। पैनोरमा बनाने की घोषणा की है, तो ये कहाँ पर की गई है, चावंड में। अब चावंड क्या थी, इनकी संकटकालीन राजधानी थी किसकी, महाराणा प्रताप की, ठीक है। और इनका समाधि स्थल भी था एक तरीके की, यहीं पर चावंड में इनकी बाद में समाधि भी बनाई गई थी। अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, चावंड। संकटकालीन राजधानी कौन सी हो गई, चावंड हो गई। और ये कहाँ पड़ेगा, उदयपुर के अंदर पड़ेगी, ठीक है। और समाधि स्थल रहे चावंड में। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है। इस पैनोरमा में प्रताप के जीवन संघर्ष तथा केंद्र सरकार के द्वारा जून 2022 में उत्तरार्ध में जारी की गई वर्ष 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रदेश को कौन सा स्थान मिला था, 10वां मिला था। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, 9 ऐसे राज्य हैं जिनका खाना फूड सेफ्टी हमसे ज़्यादा अच्छी है, हम 10वें नंबर पे आते हैं उनके मुकाबले हैं। केंद्र सरकार की फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली की ओर से वर्ष 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स की रिपोर्ट जून 2022 में जारी की गई। इस रिपोर्ट में फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर व सर्विलांस, मैन पावर, प्रशिक्षण, जागरूकता और पूर्ण हुए कंज्यूमर एम्पावरमेंट के मामले में प्रदेश को 100 में से 50.5 अंक मिले हैं और वर्ष 2021-22 को रैंकिंग में देश भर में 10वें स्थान पर रहा। इससे पूर्व सन 2019-20 में 11वें व 2020 में 18वें स्थान पर रहा था। प्रदेश में तमिलनाडु प्रथम, गुजरात दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा, किसमें, फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर। आ जाइए आगे चलते हैं। प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सूर्य ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, ठीक है। एक तो होगा वो जयपुर जंक्शन जो मेन रेलवे स्टेशन है, और एक गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन है, उसको पूरी तरीके से सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप करा जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। तो एक तरीके से क्या होगा, ये ग्रीन एनर्जी का स्टेशन बन जाएगा, है ना। ग्रीन स्टेशन भी बोल सकते हैं फिर आप इसको, क्योंकि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को कमलापति रेलवे स्टेशन की तरह विश्व स्तरीय बनाने की शुरुआत की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने नवीनीकरण ऊर्जा के दायरे बढ़ाने के लिए उच्च पश्चिमी रेलवे तथा अब राजस्थान के 9 रेलवे स्टेशनों का संचालन और सौर ऊर्जा से करेगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन 100% ऊर्जा से संचालित होगा। कौन सी ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, मई 2022 में प्रदेश के किस स्थान पर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATJS का सफल परीक्षण किया गया, तो ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है, जैसलमेर में इसका परीक्षण किया गया था। देखो, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित सरहदी जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 7 दिन तक लगातार एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATJS का परीक्षण किया गया और DRDO व सेना के अधिकारियों के निर्देशन में गत 26 अप्रैल 2022 से शुरू ATJS तोप का परीक्षण 2 मई को पूरा हुआ। सरहद पर इस परीक्षण ने दुश्मन देश को भारत ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 22 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में स्थित आमगढ़ लेपर्ड सफारी का वर्चुअल से लॉन्च किया, तो ये जयपुर का किया था। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर ज़रूर लिखिए, जिससे आपकी और ज़्यादा तैयारी अच्छी मजबूत हो सके और आप और लोगों से ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस फील कर सकें एग्जाम में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, बाय।